हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो लेक्चर है ब्रिज वाइडनिंग के बारे में। तो ब्रिज वाइडनिंग के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिज वाइडनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे केमिकल्स के नाम बताऊंगा जो ये ब्रिज वाइडनिंग प्रोसेस में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल्ड साइड वीडियो दिखाऊंगा और आपको ब्रिज वाइडनिंग का मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज ये बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। तो चलो शुरू करें। दोस्तों, इमेजिन करो कि एक 2 लेन रोड है जिसे 4 लेन में बदलना है। तो सबसे पहले उसकी 2 मेजर इंजीनियरिंग सर्वेज होती है। पहला है रिकॉनाइसेंस सर्वे। इस सर्वे में आप प्रोजेक्ट साइट लोकेशंस का कॉन्टूर डिटेल्स कलेक्ट करते हो एंड वेरियस पॉसिबल ऑल्टरनेट रूट्स के डिटेल्स कलेक्ट करते हो। इतना ही नहीं, एग्जिस्टिंग रोड की डिटेल्स भी कलेक्ट की जाती है। फिर इसके बाद प्लानिंग एंड डिजाइन टीम रूट फाइनल करती है विद द हेल्प ऑफ डिटेल्स ऑब्टेन्ड थ्रू रिकॉनाइसेंस सर्वे। दूसरा है प्रिलिमिनरी सर्वे। एक बार डिजाइन टीम से रूट फाइनल होने के बाद प्रिलिमिनरी सर्वे की जाती है। ये सर्वे में सेलेक्टेड रूट का डिटेल्ड सर्वे किया जाता है। एग्जिस्टिंग रोड का राइट ऑफ वे, स्ट्रक्चर का कंडीशनल सर्वेइंग, रोड की प्रेजेंट हालात, लैंड अवेलेबिलिटी, ये सारे डिटेल्स प्रिलिमिनरी सर्वे में कलेक्ट की जाती है। इसके बाद ये सर्वेस के बेसिस में गवर्नमेंट शेड्यूल ए एंड शेड्यूल बी नामक स्कोप ऑफ वर्क कंसेशन अग्रीमेंट में इंक्लूड करती है। इस अग्रीमेंट में कौन से स्ट्रक्चर को रिटेन करना है, वाइडन करना है या रिकंस्ट्रक्ट करना है, ये सब डिटेल्स प्रोवाइड किया होता है। तो दोस्तों, शॉर्ट एंड स्वीट में कहे तो जो ब्रिजेस या कोई स्ट्रक्चर्स जिनकी प्रेजेंट कंडीशन बहुत अच्छी होती है तो उन्हें तोड़ने के बजाय उनकी विड्थ बढ़ा दी जाती है। इस इंजीनियरिंग प्रोसेस को, जिसमें स्ट्रक्चर का विड्थ बढ़ाया जाता है इन ऑर्डर टू अकोमोडेट न्यू हाईवे विड्थ विद प्रॉपर इंजीनियरिंग टेक्निक्स, इज कॉल्ड स्ट्रक्चर वाइडनिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वाइडनिंग सिर्फ एग्जिस्टिंग ब्रिज या स्ट्रक्चर के कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। वो स्ट्रक्चर का सर्विस लाइफ स्पैन, कंसेशन पीरियड, हाइड्रोलॉजिकल डेटा एंड इकोनॉमिकल एडवांटेजेस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिटेन्ड ब्रिज है जिसका वेंट साइज बहुत ही कम है बट कंडीशन बहुत बढ़िया है, लेकिन हाइड्रोलॉजिकल डेटा के हिसाब से आने वाले सालों में पानी का हाई फ्लड लेवल प्रेजेंट एचएफएल से बहुत ज्यादा बढ़ने वाला हो, तो एग्जिस्टिंग ब्रिज को वाइडनिंग करके कोई फायदा नहीं होगा। बेटर रहेगा ब्रिज का न्यू कंस्ट्रक्शन करे बेस्ड ऑन फ्यूचर एचएफएल प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, आप ये तो समझ गए हो कि ब्रिज या कोई भी स्ट्रक्चर का वाइडनिंग कब और क्यों करते हैं। चलो अब मैं आपको कुछ केमिकल्स के नाम बता दूं जो स्ट्रक्चर वाइडनिंग में एक्सटेंसिवली यूज होता है। पहला है निटोबॉन्ड। निटोबॉन्ड एक एपॉक्सी रेजिन है जो न्यू सीमेंटिशियस मटेरियल को एग्जिस्टिंग सीमेंटिशियस मटेरियल से ज्वाइन करने में हेल्प करती है। सिंपल भाषा में कहे तो न्यू कंक्रीट को ओल्ड कंक्रीट से जुड़ने में मदद करती है। निटोबॉन्ड 2 कंपोनेंट सिस्टम है। किसी भी एपॉक्सी रेजिन की तरह इसमें भी एक बेस कंपोनेंट और एक हार्डनर कंपोनेंट होता है। हार्डनर को बेस में मिलाकर 2 मिनट्स स्टिरिंग करने पर यह केमिकल अप्लाई करने के लिए तैयार रहता है। 2 कंपोनेंट इसलिए कह रहा हूँ, इसका मतलब एक कंपोनेंट हो गया आपका बेस, दूसरा कंपोनेंट हो गया ये हार्डनर। तो ये बेस और हार्डनर दोनों को मिलाकर 2 कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। यूजुअली ये प्रोडक्ट 1 लीटर, 4 लीटर एंड 6 लीटर 2 कंपोनेंट पैक्स के फॉर्म में आता है। मतलब अगर आप 1 लीटर पैक खरीदते हो तो हार्डनर टिन के एंटायर लिक्विड को अच्छे से स्टिरिंग करने के बाद बेस टिन के लिक्विड के साथ प्रॉपर मिक्स किया जाता है फॉर 2 मिनट्स एंड अप्लाई करने के लिए तैयार। वैसे इसका वर्किंग लाइफ है 80 to 160 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। यूजुअली वर्किंग लाइफ टिन के डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। दूसरा केमिकल है GP2। GP2 एक सीमेंटिशियस ग्राउटिंग मटेरियल है। एक्चुअली ये एक एक्सपांसिव सीमेंट होता है जिसमें वेरियस एडमिक्सचर्स, फिलर्स एंड वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। 4 से 4.5 लीटर पानी के अंदर ये 25 किलो का GP2 बैग को धीरे धीरे खाली किया जाता है। 5 मिनट अच्छे से स्टीयरिंग करने के बाद ये अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाता है। GP2 एक एक्सपांसिव, नॉन श्रिंकेबल, फ्री फ्लोइंग ग्राउटिंग मटेरियल है जिसका वाटर डिमांड बहुत ही कम होता है। ये सारे खूबियों की वजह से इसको एक्सटेंसिवली ग्राउटिंग मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। तो चलो अब आपको वाइडनिंग प्रोसेस समझा दूं कुछ साइट के वीडियोस एंड फोटोग्राफ के मदद से। पहले एग्जिस्टिंग कंक्रीट सरफेस को मिनिमम 50 mm चिपिंग करके हटाया जाता है। यूजुअली अगर 50 mm चिपिंग के बाद भी ऐसे लगे कि कंक्रीट में कार्बोनेशन अटैक हुआ है तो चिपिंग थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है साइट इंजीनियर के ऑब्जर्वेशन पर।
चिपिंग के बाद कंक्रीट सरफेस को क्लीन करते हैं सो दैट कोई भी लूज पार्टिकल्स सरफेस में ना हो। इसके बाद कंक्रीट सरफेस में डावल बार्स इंसर्ट करने के लिए ड्रिल करते हैं। अब ये ड्रिलिंग कितने अंदर तक जाएगा और कितने डाया का डावल बार यूज करना पड़ेगा, कितने स्पेसिंग में डालना पड़ेगा, ये पूरा डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि अमाउंट ऑफ शियर ट्रांसफर, लोडिंग कंडीशन, सडन इम्पैक्ट ऑन ब्रिज ड्यू टू एक्सटर्नल लोड ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन और फैटिग स्ट्रेसेस पर। लेकिन आपको एज अ साइट इंजीनियर ये सब सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डाया ऑफ बार्स, डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट एंड स्पेसिंग, ये पूरा डिजाइनर आपको दे देंगे। मेरे साइट पर हमने 20 mm डाया बार एंड 500 mm एम्बेडमेंट डेप्थ यूज किया है। सो 20 mm डाया बार डालने के लिए प्रिपेयर्ड कंक्रीट सरफेस पर ड्रिलिंग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर ये होल्स स्टैगर्ड किया जाए तो ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। होल्स को फिर एयर कंप्रेसर या वाटर जेट से क्लीन किया जाता है। एक बार क्लीन होने पर सरफेस को अच्छे से मॉइस्ट किया जाता है। इसके बाद होल्स के अंदर GP2 नाम का केमिकल डाला जाता है। एक बार केमिकल इंसर्ट करने पर डावल बार्स फिक्स किया जाता है। GP2 के एक्सपांसिव प्रॉपर्टी की वजह से बार और होल्स के बीच का गैप पूरी तरीके से सील हो जाता है। डावल बार का प्रोसेस तो खत्म हुआ। अब निटोबॉन्ड केमिकल को पेंट की तरह ब्रश से प्रिपेयर्ड कंक्रीट सरफेस पर अप्लाई किया जाता है। पूरा एरिया कवर करने के बाद फ्रेश कंक्रीट पोर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, डावल बार्स इंसर्ट करने के बाद GP2 को क्योरिंग की जरूरत पड़ती है सिंस इट इज अ सीमेंट कंपाउंड। PCC हो या RCC, प्रोसेस एकदम सिमिलर है। बस RCC में एग्जिस्टिंग रेनफोर्समेंट को एक्सपोज करके न्यू रेनफोर्समेंट को उसके साथ बाइंड या वेल्ड किया जाता है एज पर साइट कंडीशंस। सो दोस्तों, आई होप आप बहुत कुछ जान चुके हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। फिर मिलते हैं। जय हिंद।